Welcome viewers, class 12th, unit 3rd, electrochemistry, and the topic is Coulomb law. That topic is completed in the last video. आज हम इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके चल रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो आज हम टॉपिक करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ कोलाश लॉ वो कॉन्टिन्यूएशन में हमारी आ जाए। जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कोलाश लॉ क्या है आपके पास, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हो तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और हर एक आयन का अपना एक डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन, कि वो कहाँ एसोशिएट था या किससे जाकर एसोशिएट होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो क्या देगा, अपना एक अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन देगा किसकी तरफ, टूवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी। इट मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया NaCl का, तो NaCl में दो आयंस बनेंगे, एक Na पॉजिटिव और दूसरा क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। मीन्स सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, दोनों के सम के। तो यहाँ आपको हाईलाइटेड करके यही बताया गया है। इट मीन्स द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम उसको किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा m नोट से, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट का लेकर चलते हैं तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन, साथ में हमने क्या मेंशन किया यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस को। एल्यूमिनियम कितने थे, 2, सल्फेट कितने आए आपके पास, 3। तो अगर हम इसको एक जर्नल फॉर्म में यहाँ पर इंडिकेट करें तो मोलर कंडक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, बाय दिस एक्सप्रेशन। और यहाँ पर जो आपके पास V प्लस और V माइनस है, ये आपको क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ कैटायंस और नेगेटिव नंबर ऑफ एनायंस पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। पर फॉर्मूला यूनिट क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के केस में आप क्या लेकर चलते हो, फॉर्मूला यूनिट को। लैम्डा पॉजिटिव है आपके पास, लैम्डा नेगेटिव है, वो आपको क्या इंडिकेट करता है, लैम्डा पॉजिटिव इज द मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट ऑफ केटायन, लैम्डा नेगेटिव इज द मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द एनायन। तो ये आपके पास एक जनरल इंडिकेशन है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी को विद रिस्पेक्ट ऑफ कोलाश लॉ। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास कोलाश लॉ की, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा m मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच आर नॉट completely ionizes into the aqueous medium and not completely gives its ions। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ हमारे पास क्या आएगा, इट्स मोलर कंडक्टिविटी कौन सी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि वो किसी भी टाइम पीरियड पर कंप्लीटली आयनाइज्ड तो होगा नहीं, तो अगर हमें इस एक्सप्रेशन को लेना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, with the help of the molar conductivity of some strong electrolyte at infinite dilution। जैसे हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, लाइक HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट CH3COO Na। ये तीनों मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कंसीडर किए, किसको फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट दैट एक्सप्रेशन। अब आपके पास जो यहाँ पर सोडियम एसीटेट है, अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी की बात करूँ तो वो किसके इक्वल आएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na
पॉजिटिव आयन। ऐसे ही अगर आप लेकर चलते हो NaCl को, तो आपके पास किसके इक्वल आएगा ये, सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। In the similar manner for the HCl, this is equal to the H positive ion molar conductivity plus Cl negative। अब इन तीनों के एक्सप्रेशन में से हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है, एक तो एसीटेट आयन की और दूसरा H पॉजिटिव। जो आपके पास Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट एक्सप्रेशन। तो अगर हमें ये वाला एक्सप्रेशन लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर एसीटेट और HCl की मोलर कंडक्टिविटी मींस सोडियम एसीटेट और HCl की कंडक्टिविटी को प्लस करो और उसमें से माइनस किसको कर दें हम, NaCl। तो हमारे पास आयंस कौन से बच जाएंगे, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, एसीटेट सोडियम एसीटेट प्लस HCl और माइनस किसको आप यहाँ से कर दोगे, NaCl को। तो यहाँ से Na पॉजिटिव माइनस यहाँ से Cl नेगेटिव, बचा क्या आपके पास, दिस इज द एसीटेट आयन एंड दिस इज H पॉजिटिव। तो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी आर एबल टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेकर चलें, जैसे मोलर कंडक्टिविटी मेरे को फाइंड आउट करनी हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास कैसा आता है, इट इज द वीक बेस मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालने के लिए भी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब इस केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कौन कौन से कंसीडर कर सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। अब यहां से हमें चाहिए क्या, यहां से अमोनियम आयन चाहिए और यहां से हमें क्या चाहिए, OH नेगेटिव। एक्स्ट्रा कौन है आपके पास, Cl और Na। मीन्स अब हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी NaCl। और अगर हमें पता हो वैल्यूज किस किस की, अमोनियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और NaCl की मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेकेंड हमारे पास क्या आता है इसके एप्लीकेशन के, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिपेंड करती है किस पर, उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। मीन्स हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लार्जर इज द मोलर कंडक्टेंस। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएटेड। इसका मतलब जब उस केस में आप क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। क्योंकि आपके पास जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है वो किसके इक्वल आता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नोट। यहाँ पर लैम्डा MC क्या है, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन at any concentration C। सेकेंड लैम्डा M नोट आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जो मैंने पहले वर्डिंग की कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज, और जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट। तो इसका मतलब वहां पर MC और M नोट क्या हो जाएगा, लैम्डा M नोट इक्वल, और आपके पास डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा M जो आपके पास है दैट अप्रोचेज लैम्डा M नॉट व्हेन
कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो। क्लियर? तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग the molar conductance at any concentration we are able to find out the degree of dissociation. This is the complete explanation regarding the calculation of degree of dissociation of weak electrolyte, जैसा अभी आपको समझाया था। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि विद द हेल्प ऑफ कोलार्श लॉ हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट आपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर और लास्ट क्लासेस में आपको पता है कि जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से। एंड अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन चैप्टर जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है वो आपके पास किसके इक्वल आता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर जो आपके पास सी है, सी क्या है? कंसंट्रेशन। अल्फा आपके पास क्या है? दैट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किया। और अल्फा आपका किसके इक्वल है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट, इस रेशो के इक्वल। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दैट एक्सप्रेशन तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? और अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा सी लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट दैट इज स्क्वेयर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है? अल्फा का स्क्वेयर। अगर यहाँ इसको सॉल्व करें हम एलसीएम लेकर तो हमारे पास क्या आएगा? लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा सी लैम्डा एम सी का स्क्वेयर अपॉन लैम्डा एम नॉट माइनस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के, मीन्स डिसोशिएशन कांस्टेंट ओवरऑल सॉल्व होकर आपके पास यहाँ से आ जाएगा ये। अगर हमें किस किस की वैल्यू पता है? मोलर कंडक्टेंस किस पर? एट एनी कंसंट्रेशन सी। लैम्डा एम नॉट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन सी। तो हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? के की वैल्यू। तो बिकम्स के इक्वल टू सी लैम्डा एम सी स्क्वेयर अपॉन लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम सी माइनस करके, and this is the complete expression that gives the dissociation constant value. And next application of Collat's law is the calculation of solubility of springly soluble salt. यहाँ पर मैंने वर्ड क्या यूज किया? स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं विच आर डिजॉल्व और सॉल्युबल इन अ वेरी लिटल अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, यानी कि जो बहुत कम एक्सटेंट तक सॉल्युबल होते हैं, ना के बराबर, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर। जैसे AgCl है आपके पास, लेड सल्फेट है PbSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये हम किसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर उनकी सॉल्युबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना है तो वो भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दैट कोलार्श लॉ। अगर हम कंसीडर करें इनके सॉल्यूशन को कैसा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। तो उस टाइम जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होगा। तो जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेकर चलोगे तो जो इनकी कंसंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? बिकम्स इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि वो अब बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है किसके अंदर? वाटर के अंदर। मीन्स जितना हम उसकी कंसंट्रेशन डाल रहे हैं हमें वो एज इट इज़ लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी? सॉल्युबिलिटी के इक्वल। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन पता है कि लैम्डा एम जो आपके पास है वो किसके इक्वल होगा? कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन हम सी रखते थे, दैट इज द मोलैरिटी। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे? लैम्डा एम नोट।
अब हमने कहा कि कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, सॉलिबिलिटी, मींस मोलैरिटी को रिप्लेस करके हम यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लगा सकते हैं, सॉलिबिलिटी का। तो लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सॉलिबिलिटी। अगर हमें वैल्यूज पता है लैम्डा एम नॉट की, कापा की, दैट इज द कंडक्टिविटी, तो हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, सॉलिबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके किस तरह से लिख सकते हैं, सॉलिबिलिटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 upon lambda m naught. So by using that expression we are able to find out the solubility of springly soluble salt. Now our next topic is the variation of molar conductivity with concentration for the strong electrolyte. यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है कोलाश लॉ और उसकी एप्लीकेशन। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन करने से पहले हम एक टॉपिक और लेकर चल रहे हैं यहाँ, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एज वी नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली आयनाइजेज और डिसोशिएटेड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इट मीन्स कि ये हमेशा ही अपने आयंस में पूरे टूटे रहेंगे, whether the solution is concentrated or dilute। तो हम ये भी कह सकते हैं कि there is no increase in number of ions with dilution। जैसा भी मैंने कहा कि वो हमेशा कैसे रहते हैं, completely ionized। आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट रखो या कंसनट्रेटेड। तो ये मैंने कहा कि जब आप डाइल्यूट करोगे इस सॉल्यूशन को तो आपके पास नंबर ऑफ आयंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स नंबर ऑफ आयंस आर सेम एट ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें एक तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, किसका, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के, दीज आर क्वाइट क्लोजर टू ईच अदर। अब जब अपोजिट आयन क्लोजर होंगे तो उनके बीच में कौन सी इंटरेक्शंस होंगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। जितने ज़्यादा क्लोजर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, मीन्स इन इंटर आयनिक अट्रैक्शंस की वजह से जो फ्लो ऑफ आयंस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। और जो कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ आयंस। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन द फ्लो ऑफ आयन इज लेस एंड देयर इज लेस कंडक्टिविटी इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जब आप सॉल्यूशन को कैसा करोगे, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट करने पर क्या होगा, दीज आयंस आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इनके बीच की जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, वीक, एंड दे फ्रीली अवेलेबल फॉर द मूवमेंट। फ्लो के लिए ये आसानी से अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर फ्लो इज फास्ट एंड दे शोज द मोर कंडक्टेंस। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। अब हम तीसरा केस कंसीडर करें कि अगर आपके पास क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, दीज आयंस आर क्वाइट अपार्ट, मैंने दिखाया पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, मीन्स दे आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नेग्लिजिबल इंटर आयनिक अट्रैक्शन, मीन्स हम ये मान सकते हैं कि अब इनके बीच में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। और उस टाइम जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो किसको अप्रोच करेगी, एक लिमिटिंग वैल्यू को, और उसका नाम हम क्या रखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है। दैट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Now the next is the conductance behavior of weak electrolyte. In case of weak electrolyte हमें अगर उसका conductance behavior find out करना है तो हमें किसको निकालना पड़ेगा, इसका degree of dissociation। क्योंकि जैसे लास्ट कोलार्श लॉ के एप्लीकेशन में भी आपको बताया कि हायर इज़ द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन,
हायर इज द कंडक्टेंस। तो वहाँ हम सिंपल उसकी कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाई फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा। हायर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, higher is the conductance. By using expression alpha is equal to lambda mc upon lambda m naught. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है concentration approaches to zero means this is the case of infinite dilution. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, दैट इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड दैट वेरिएशन इज इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द इक्वेशन नोन एज Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। दैट Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन आपको क्या देती है एक्सप्रेशन, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी और उसकी रेज टू द पावर हाफ। मीन्स यहाँ पर जो लैम्डा एम है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, आप इसको यहाँ सी भी मेंशन कर सकते हो। लैम्डा एम नॉट आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। सी आपके पास अगेन क्या है, कंसंट्रेशन। अगर आप देखते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसा रहता है, कांस्टेंट। ए भी हमने यहाँ पर क्या बताया, एक कांस्टेंट। तो इट मीन्स जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी है वो किसके विद रिस्पेक्ट वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन सी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लैम्डा एम नोट कैसा है, कांस्टेंट, ए भी कैसा है, कांस्टेंट। तो अगर मेरे को वेरिएशन देखनी है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी ड्रॉ अ ग्राफ और अ प्लॉट बिटवीन किस किस के बीच में, लैम्डा एम सी के बीच में और कंसंट्रेशन सी दैट इज सी हाफ के बीच में। अगर अब हम ये प्लॉट ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किस किस के बीच में हमने वेरिएशन ली, लैम्डा एम सी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया किसके लिए, HCl के लिए। सेकंड यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे KCl, दिस इज फॉर HCl एंड दिस इज फॉर KCl। डिफरेंट कंसंट्रेशन पर अगर हम लैम्डा की वैल्यूज को यहाँ डिनोट करें तो इस तरह से हम वेरिएशन शो कर सकते हैं। जो यहाँ पर डॉट्स हैं वो किसको इंडिकेट करती है, वैल्यूज को एट डिफरेंट लैम्डा सी पर डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को। अब इस ग्राफ में जो आपके पास ये इंटरसेप्ट आया, ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, दैट इंडिकेट्स द लैम्डा एम नॉट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को देगा। जो आपके पास ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या थी, दिस इज द Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। तो इंटरसेप्ट लैम्डा एम नॉट के इक्वल है, जो स्लोप ऑफ द लाइन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के। अब यहाँ पर जो HCl और KCl हमने कंसीडर किया, दोनों ही आपके पास कैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक और आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास ए की वैल्यू आएगी, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, ये अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग सॉल्वेंट के साथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। मीन्स आपके पास जैसे NaCl है या फिर आपके पास MgCl2 है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर MgSO4। तो जो आपके पास NaCl है वहाँ पर क्या है, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज 1,1 इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स कैटायन भी एक, एनायन भी एक। सेकंड जो MgCl2 है आपके पास वो किस टाइप का है, दैट इज 2,1, Mg2 पॉजिटिव, क्लोराइड सिंगल नेगेटिव, तो दिस इज 2,1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। MgSO4 किस टाइप का है,
2 means Mg2 positive, SO4 2 negative. तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास स्लोप में -a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल। तो हम ये कह सकते हैं जो a है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर और इवन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर। अभी जो हमने ग्राफ प्लॉट किए वो किसके लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं आपको कहूँ कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो बहुत ज़्यादा कम होती है किसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कभी भी कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता, इट इज़ डिसोशिएटेड टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आयंस कम होंगे, आयंस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, वहाँ पर कम होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसके लिए भी हम इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करें, लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, तो हमारे पास जो वेरिएशन आएगी मोलर कंडक्टिविटी की वो बहुत ज़्यादा आएगी, किसके विद रिस्पेक्ट, कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट। और हमारे पास इस तरह का कुछ हमारे पास प्लॉट आ जाएगा, थोड़ा सा और इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके इस तरह कर सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ पर ये डॉट्स शो कर रहे हैं तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, दैट शोज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एम वर्सेज द concentration, and this is for weak electrolyte। जैसे हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट एज एसिटिक एसिड। अब यहाँ से अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, लैम्डा एम नॉट की, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा, जो किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द कोलार्श लॉ, जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया कि हम कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, उनकी मोलर कंडक्टिविटी लेंगे और उनकी हेल्प से हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ ये टॉपिक यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। आज हमने कोलार्श लॉ किया, उसकी एप्लीकेशन की, और लास्ट टॉपिक कंसीडर किया था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन। एक और आपको बात ध्यान रखनी है, जो अभी इसमें हमने डिस्कस किया था डी बाय हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन, उसका जो डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, वो आपका हायर क्लासेस में आता है। अभी सिर्फ आपके सिलेबस में उस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करना है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।